हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में हमने पिछले वीडियो में जान रखा था कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी और नेपोलियन ने किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया था, और हमने देखा कि जलवेरायन संस्था क्या थी, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ था, और इससे जुड़े कई बातें हमने पिछले वीडियो में जान रखा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूढ़िवाद क्या है। रूढ़िवाद कहते हैं पुरानी व्यवस्थाओं को फिर से लागू करना ही रूढ़िवाद कहलाता है। तो रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना किसने किया, क्यों किया, ये हम जानते हैं कि जब 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया था तो वह आसपास के क्षेत्रों को अपने में कब्जा करने लगा था, उस पर अपना राज्य जमाने लगा था, उस पर अपना अधिकार जमाने लगा था। ऐसे ही आसपास के राष्ट्रों को जीतते जीतते वह ब्रिटेन से जाके भिड़ गया था। ब्रिटेन से लड़ने के बाद तो ब्रिटेन का जो साथ देने आ गए रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इन चारों देश को मित्र राष्ट्र भी कहते हैं। तो मित्र राष्ट्र से नेपोलियन का युद्ध हो गया। जब युद्ध हुआ तो नेपोलियन को वाटरलू युद्ध में 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया था। जब नेपोलियन हार गया तो उसके द्वारा जीते गए जितने भी क्षेत्र थे उन पर मित्र राष्ट्र का कब्जा हो गया था। तो मित्र राष्ट्र का कब्जा हो गया तो जो मित्र राष्ट्र थे इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया। अपने ये जो चार राष्ट्र थे इन्होंने अपना एक सम्मेलन ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना में बुलाया, जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कर रहा था। उसने बुलाया, जिसे ये जो सम्मेलन बुलाया इसी को वियना कांग्रेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वियना कांग्रेस कहते हैं। और वियना कांग्रेस में जो बातें कही गई उसे ये वियना संधि कहते हैं। दोनों 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस या वियना संधि पूछे तो कितना हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो वियना कांग्रेस और वियना संधि में क्या हुआ? 1815 में हुआ था। तो वियना संधि का कुछ उद्देश्य था। वियना संधि का उद्देश्य था कि नेपोलियन के द्वारा जो जीते गए क्षेत्र हैं उस पर फिर से राज्य व्यवस्थाओं को लागू किया जाए। जो पुरानी व्यवस्था है उन्हें फिर से लागू किया जाए, और जो पुरानी व्यवस्था को लागू करना ही तो रूढ़िवाद है। तो हम कह सकते हैं कि रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया था। तो हम जानेंगे कि रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया था। तो जितना भी नेपोलियन के द्वारा जीते गए क्षेत्र थे उस पर मित्र राष्ट्र ने अपनी कब्जा करना चाहा। इसका उद्देश्य था, वियना संधि का उद्देश्य था क्या, कि नेपोलियन के द्वारा जो जितने भी क्षेत्र जीते गए थे उस पर फिर से राज्य व्यवस्थाओं को लागू कर देना, फिर से पुरानी व्यवस्थाओं को लागू करना। और एक उद्देश्य था कि नेपोलियन युग को खत्म करके मेटरनिक युग लाना। हम कह सकते हैं कि नेपोलियन जब आया था, नेपोलियन फ्रांस से पता चला था कि नेपोलियन भी कोई आदमी है 1799 ईस्वी में, और ये पराजित हुआ 1815 में वाटरलू युद्ध में। तो हम कह सकते हैं कि 1799 से लेकर 1815 का जो युग है वो नेपोलियन युग है, और 1815 से लेकर 1848 तक नेपोलियन ने राज किया था। तो हम कह सकते हैं कि 1815 से लेकर 1848 तक का जो युग रहा है वो मेटरनिक का युग रहा है। तो इसका जो उद्देश्य था यही कि नेपोलियन के द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे उस पर फिर से राज्य व्यवस्थाओं को लागू कर देना और नेपोलियन युग को खत्म कर मेटरनिक युग को लाना। इसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। वियना की संधि में कुछ निर्णय लिए गए थे। वो निर्णय थे कि नेपोलियन के द्वारा जीते गए जो क्षेत्र हैं उसमें उसे वापस करने को कहा गया था। नेपोलियन जो क्षेत्र जीता था उसे वापस करने को कहा था। किसे? जिससे जीता था? नहीं, उन मित्र राष्ट्रों को वापस करने को कहा था, क्योंकि ये जो मित्र राष्ट्र थे वो उन्हें बंटवारा करना चाहते थे, वो आपस में बांट लेना चाहते थे। तो नेपोलियन के द्वारा जीते गए सभी क्षेत्रों को इन्होंने अपने में बांटना चाहा।
दूसरा इसमें निर्णय लिया गया था वियना की संधि में दूसरा निर्णय लिया गया था कि फ्रांस के चारों ओर नए नए राज्यों की घेराबंदी कर दी गई थी, जिससे भविष्य में फ्रांस जो है सैनिकों का विस्तार न कर सके, उस पर निगरानी रखा जाए। तीसरा था कि वियना की जो संधि हुई थी, फ्रांस के चारों ओर कई राज्यों का घेराबंदी कर दिया गया था, जिससे फ्रांस भविष्य में सैनिकों का विस्तार ना कर पाए। तीसरा था कि इटली पर प्रभाव जमाने के लिए मेटरनिक ने उसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। चौथा था कि रोम तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को पोप को सौंप दिया गया था। तो हम जाने कि वियना संधि का उद्देश्य क्या था और वियना संधि में क्या क्या निर्णय लिए गए थे। एक है यूरोपीय कंसर्ट। यूरोपीय कंसर्ट जो है ये मित्र राष्ट्रों के द्वारा ही बनाया गया एक संस्था, मान लीजिए कि एक संस्था थी, जिसमें यह कहा गया था कि यह जो संस्था है यह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समाधान करेगी तथा यूरोप में शांति व्यवस्थाओं को बनाए रखने का प्रयास करेगी। ये जो यूरोपीय कंसर्ट जो था, तो यूरोपीय कंसर्ट जो एक संस्था ही थी जो मित्र राष्ट्र के द्वारा बनाई गई थी, वह जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना तथा यूरोप के शांति व्यवस्थाओं को बनाए रखने का प्रयास करना। तो वियना कांग्रेस में दो प्रस्ताव लिए गए थे। पहला प्रस्ताव था कि रूस का जो जार था, जार कहते हैं रूस के राजा को, तो रूस का जो जार था अलेक्जेंडर, उसने पवित्र संघ का सुझाव दिया था, और जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, उसने चतुर्राष्ट्र मैत्री का सुझाव दिया था। तो इसके सुझाव में क्या थे, पवित्र संघ में रूस का जो जार था उसने कहा था कि यूरोप के जितने भी राजा हैं वो भाई तुल्य हैं, भाई के समान हैं, जो मुसीबत आने पर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। लेकिन जो मेटरनिक था वो ऐसा नहीं सोचता था। मेटरनिक इसके विपरीत था। मेटरनिक कहता था कि नहीं, ये जो हम सब मित्र राष्ट्र जो है ये ठीक है कि यूरोप में शांति व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए हम सब क्या करेंगे, टाइम पर सम्मेलन करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि यूरोप में शांति व्यवस्थाएं बनी है कि नहीं। तो इसका और बाद में जो यूरोपीय कंसर्ट के अंतर्गत मेटरनिक का ही बात रखा गया, और यही कि मित्र राष्ट्र जो थे वो देखते थे कि यूरोप में शांति व्यवस्थाएं बनी है या नहीं। अगला देखेंगे मेटरनिक व्यवस्था। मेटरनिक व्यवस्था क्या है? 1815 से 1848 का जो इतिहास का जो युग रहा है उसे मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं। मेटरनिक जो था वो बहुत ही निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी था। वह उसके सामने अगर कोई क्रांति का बात भी कह देता था तो उसे पकड़कर जेल में बंद कर देता था। इतना निरंकुश व्यक्ति था लेकिन ये जो था मेटरनिक, ये क्या किया, ये अपने जहाँ राजतंत्र को स्थापित किया था, इसके द्वारा जो राजतंत्र स्थापित किए गए थे वहाँ सभी राज्यों को बोल दिया था कि इसका मूल मंत्र था, मेटरनिक का एक मूल मंत्र ही था कि ये सभी जहाँ राजतंत्र लागू किया था ये वहाँ सब राजाओं को बोल दिया था कि शासन करो, जितना शासन हो सके उतना शासन करो, लेकिन कोई परिवर्तन ना आना चाहिए, कोई परिवर्तन ना करो। जितना शासन करना है उतना शासन करो, लेकिन कोई परिवर्तन ना आए। इसके चलते मेटरनिक ने सेंसरशिप का भी प्रयोग किया था। सेंसरशिप में क्या किया था, इसने अखबारों, किताबों, गानों, स्कूलों, कॉलेजों पर भी सेंसरशिप का प्रयोग किया था। सेंसरशिप का मतलब कि यह देखता था कि सूचनाएं पता लगाता था कि लोगों के अंदर क्रांति करने की भावना तो उत्पन्न नहीं हो रही है, तो ये देखता था कि किताबों में जो अगर कोई क्रांति से संबंध कोई शब्द होता था उसे फाड़ देता था, उसे हटवा देता था।
तो ये सेंसरशिप का प्रयोग करता था। लेकिन 1848 में जब मेटरनिख के खिलाफ वियना में ही सबने खुला संघर्ष किया, तो मेटरनिख जो था वो इंग्लैंड छोड़ के, मतलब वियना छोड़ के इंग्लैंड भाग गया था। ये आगे पढ़ेंगे मेटरनिख के बारे में कि 1848 में क्या क्रांति हुई थी, मेटरनिख क्यों भाग गया था। यंग इटली और यंग यूरोप। मेटरनिख ने इतनी सारी सेंसरशिप का प्रयोग भी किया, लेकिन क्रांतिकारी व्यक्ति कहाँ रुकने वाले थे। ये तो बाहर के वातावरण से, बाहर के जो सैनिक थे उनके डर से तो छुप जाते थे, लेकिन ये भूमिगत रूप से अपना काम करते रहते थे। तो उसी भूमिगत में एक दो संस्थाएं थी, यंग इटली और यंग यूरोप, और तीसरी संस्था कार्बोनेटी थी। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। मेजनी इटली का क्रांतिकारी व्यक्ति है। इटली का था। मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में किया था और यंग यूरोप की स्थापना 1833 ईस्वी में किया था। और कार्बोनेट संस्था एक उग्र उदारवादी लोगों की थी, जिसका ये तीनों संस्थाएं का मुख्य कार्य ही था कि मेटरनिख व्यवस्था के द्वारा जो राजतंत्र चलाए जा रहे थे उनका विरोध करना और वहाँ राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र लाना। ये सब इतने थे। अब आगे का क्लास अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या हुआ था, कि जब 1830 के बाद जो क्रांतियाँ उत्पन्न हो गई थी, किस प्रकार क्रांति उत्पन्न हुई थी और इसका क्या कारण था, आगे वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।